नमस्कार और स्वागत है। आज हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं, प्राचीन चीन के इतिहास की उन गहराइयों में जहां से एक तरह से पूरी सभ्यता की कहानी शुरू होती है। हम बात करेंगे शांग राजवंश की। हमारे आज के विश्लेषण का जो आधार है वो श्रोता द्वारा साझा किया गया एक लेख है, फाउंडेशंस ऑफ द शांग डायनेस्टी एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये राजवंश कब और कहां था। हमारा मकसद ये समझना है कि लगभग 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व तक चले इस राजवंश ने वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जिस पर चीनी सभ्यता आज तक चल रही है। इसके प्रमुख योगदान क्या थे? चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि शांग राजवंश की खासियत ये नहीं कि वो बहुत पुराना था, बल्कि ये है कि ये चीन का पहला ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित राजवंश है। अच्छा, प्रमाणित। हाँ, इससे पहले के राजवंशों की कहानियां हैं, मिथक हैं, लेकिन शांग के हमें ठोस पुरातात्विक सबूत मिलते हैं, जैसे शहर, कब्रें, कलाकृतियां। ये वो जगह है जहां से चीन का लिखा हुआ इतिहास हकीकत में शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सबसे बुनियादी ढांचे से। मतलब वे अपना राजकाज कैसे चलाते थे? स्रोत कहता है कि एक राजा होता था जिसे दैवीय शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता था। ये तो कई प्राचीन सभ्यताओं में आम बात थी। इसमें नया क्या था? नया था उनके संगठन का पैमाना और उसकी जटिलता। ये सिर्फ एक राजा और उसकी प्रजा की कहानी नहीं थी। सोचिए एक पिरामिड की तरह, सबसे ऊपर राजा और उसके नीचे स्थानीय शासक और सामंतों का एक पूरा नेटवर्क जो दूर दराज के इलाकों को कंट्रोल करते थे। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी। बिल्कुल। और ये विचार कि एक केंद्रीय शक्ति पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करती है, यहीं से मजबूत हुआ। ये वो ब्लूप्रिंट था जिसे बाद के लगभग सभी चीनी राजवंशों ने अपनाया और सुधारा। मतलब ये सिर्फ एक राजा का शासन नहीं था, बल्कि एक पूरी प्रशासनिक मशीनरी थी। और किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए तकनीक और संसाधनों की जरूरत होती है। यहीं पर शायद उनकी सबसे मशहूर चीज आती है, ब्रॉन्ज यानी कांस्य। हाँ, और जब हम शांग कांस्य की बात करते हैं तो हम साधारण औजारों की बात नहीं कर रहे, हम कला के उत्कृष्ट नमूनों की बात कर रहे हैं। विशालकाय, जटिल नक्काशी वाले धार्मिक पात्र, हथियार, कवच। आज भी जब आप इन्हें किसी म्यूजियम में देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है कि ये 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये कांस्य पात्र सिर्फ सुंदर चीजें नहीं थीं, वे पावर का प्रतीक थे। स्रोत में बताया गया है कि इनका इस्तेमाल बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में होता था। सही कहा। मतलब आपके पास जितने शानदार कांस्य के बर्तन होंगे, समाज में और देवताओं की नजर में आपका रुतबा उतना ही ऊंचा होगा। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये उस समय की हाईटेक इंडस्ट्री थी। जरा उस पूरी प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। आपको खदानों से तांबा और टिन निकालना है, उन्हें सही अनुपात में मिलाना है, पिघलाना है और फिर बेहद जटिल सांचों में ढालना है। इस पूरे काम के लिए एक जबरदस्त संगठन और बहुत सारे कुशल कारीगरों की जरूरत होती थी। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था जो पूरे राज्य को चला रही थी और ये जटिल कांस्य बनाने की औद्योगिक व्यवस्था, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे? मतलब आप एक के बिना दूसरा नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कांस्य पर उनकी महारत उनकी संगठनात्मक शक्ति का सीधा प्रमाण थी, और यही महारत उन्हें युद्ध के मैदान में एक तरह से अजेय बना रही थी। एक तरफ उनके दुश्मन पत्थर और लकड़ी के हथियारों से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ शांग सेना कांस्य के तीरों, भालों और रथों के साथ आती थी। ये तो एक टेक्नोलॉजिकल गैप हो गया। हाँ, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक तकनीकी युग का दूसरे पर हावी होना था। तो हमने देखा कि उनके पास एक मजबूत राजनीतिक ढांचा था और उन्हें कांस्य जैसी हाईटेक तकनीक पर महारत हासिल थी। लेकिन किसी भी समाज को सिर्फ ताकत और तकनीक एक साथ नहीं जोड़ सकती। उसे जोड़ने वाली असली गोंद होती है आस्था। उनके विश्वास क्या थे? वे दुनिया को कैसे देखते थे? उनके समाज के केंद्र में था पूर्वज पूजा का सिद्धांत। वे मानते थे कि उनके पूर्वज मरने के बाद भी खत्म नहीं होते, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, जहां से वे जीवित लोगों के भाग्य पर असर डाल सकते हैं। अच्छी फसल से लेकर युद्ध में जीत तक, सब कुछ। तो पूर्वजों को खुश रखना सबसे जरूरी काम था। सबसे जरूरी, बिल्कुल। और राजा इस पूरी व्यवस्था में कहाँ फिट होता था? राजा सिर्फ शासक नहीं था,
वो जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच का मुख्य पुल था। उसे सबसे शक्तिशाली पूर्वजों और देवताओं से संवाद करने वाला एकमात्र व्यक्ति माना जाता था। इसी वजह से भव्य धार्मिक अनुष्ठान और बलि का विशेष महत्व था। तो जब राजा कोई यज्ञ करता था तो वो सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं होती थी। नहीं, वो अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन भी होता था। वो सबको ये दिखा रहा होता था कि ब्रह्मांड की व्यवस्था उसी के जरिए चल रही है। ये तो बहुत गहरी बात है। और अगर आप मानते हैं कि आपके पूर्वज भविष्य को कंट्रोल करते हैं, तो अगला तार्किक कदम ये होगा कि आप उनसे पूछने की कोशिश करें कि भविष्य में क्या होने वाला है। और इसी कोशिश से शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि का जन्म हुआ, लेखन कला। हाँ, ऑरेकल बोन स्क्रिप्ट या अस्थि लिपि, ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। राजा एक जरूरी सवाल पूछता है, क्या इस साल बारिश होगी, या क्या रानी एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देगी। लिखने वाला उस सवाल को एक बैल के कंधे की हड्डी या कछुए के पेट की खोल पर उकेरता है। फिर एक पुजारी गर्म धातु की एक छड़ लेकर उस हड्डी को छूता है। टक की एक तेज आवाज के साथ उसमें दरारें फैल जाती हैं। और उन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में, उस टूटन के नक्शे में वे अपने साम्राज्य का भविष्य पढ़ते थे। ये तो धर्म, राजनीति और जादू का एक अविश्वसनीय मिश्रण था। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि यही लिपि, यही चित्रलिपि धीरे धीरे विकसित होकर आज की आधुनिक चीनी लिपि बनी है। ये दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है जो आज भी लगातार इस्तेमाल हो रही है। ये बात तो सचमुच हैरान करने वाली है। ज्यादातर प्राचीन लेखन प्रणालियां, जैसे मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि, वो तो व्यापार का हिसाब किताब रखने, टैक्स वसूलने या कानून लिखने के लिए जन्मी थी। हाँ, उनका मकसद बहुत व्यावहारिक था। लेकिन शांग लोगों ने लिखना सीखा भविष्य जानने और अपने पूर्वजों से बात करने के लिए। ये उनकी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है ना। ये उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण को दिखाता है। उनके लिए सबसे जरूरी था ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाना, अज्ञात को समझना। प्रशासन और हिसाब किताब तो बाद की जरूरतें थीं। उनकी लिखावट का जन्म ही आध्यात्मिकता से हुआ और इसका असर आज भी चीनी संस्कृति पर देखा जा सकता है। तो चलिए इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। उनके पास एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी जो उनकी आबादी का पेट भरती थी और साम्राज्य को राजस्व देती थी। लेकिन उनकी सैन्य शक्ति वो असाधारण थी। उनकी सैन्य शक्ति का एक बड़ा कारण घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ थे। ये उस समय की एक रेवोल्यूशनरी सैन्य तकनीक थी, जैसे आज के जमाने में लड़ाकू विमान। रथ पर सवार धनुर्धर तेजी से दुश्मन की पंक्तियों में घुसकर हमला कर सकते थे। इसने उन्हें अपने दुश्मनों पर भारी बढ़त दिलाई, जो ज्यादातर पैदल सेना पर निर्भर थे। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था, बेहतर कांस्य के हथियार और कवच, रथ जैसी उन्नत सैन्य तकनीक, एक केंद्रीकृत प्रशासन जो इन सबको व्यवस्थित कर सके, और एक धार्मिक व्यवस्था जो राजा की सत्ता को वैधता दे, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ एक राजवंश नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान गढ़ी जिसका प्रभाव आज भी चीन में देखा जा सकता है। पूर्वज पूजा का विचार, परिवार और वंश का महत्व, एक केंद्रीकृत शासन की अवधारणा और सबसे महत्वपूर्ण उनकी लेखन कला, ये सब शांग काल की देन है। उनकी विरासत अमूल्य है क्योंकि उन्होंने उन स्तंभों को स्थापित किया जिन पर चीन की अगली 3000 साल की सभ्यता खड़ी हुई। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसे शांग राजवंश ने प्रशासन, प्रौद्योगिकी, धर्म और लेखन के क्षेत्र में ऐसी नींव रखी जिस पर बाद की चीनी सभ्यताओं का विकास हुआ। वे सिर्फ एक प्राचीन साम्राज्य नहीं थे, बल्कि एक तरह से चीनी पहचान के वास्तुकार थे। और ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि शांग सभ्यता केवल चीन के इतिहास की आधारशिला ही नहीं, बल्कि विश्व की महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया। उन्होंने मानव सभ्यता के विकास में एक अनूठा और शक्तिशाली योगदान दिया, जिसका अध्ययन आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस पूरी चर्चा के बाद श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। ये सोचने वाली बात है, जब किसी समाज की शुरुआती लेखन प्रणाली सिर्फ व्यापार या हिसाब किताब के लिए नहीं, बल्कि भविष्य जानने और देवीय शक्तियों से संवाद करने के लिए विकसित हुई हो, तो उस समाज के लिए ज्ञान का मतलब क्या होता होगा? क्या ज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह है, या फिर ब्रह्मांड के छिपे हुए पैटर्न को समझने का एक रहस्यमय तरीका?